अगला सेशन पेन किलर सीरीज का वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पॉजिटिव फेज वाले जो है वो मिल के हमारे पास ये बॉन्ड बनाते हैं। हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, मतलब डिफरेंट फेज के मिल जाए आपस में। तो हमारे पास होता क्या है कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर आप ये सोचो कि वेव फंक्शन रियल है कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी कभी हो नहीं सकता। तो ये बुक का रेफरेंस आ गया कि किसी भी ऑर्बिटल्स को जो भी आप बनाओगे उसको जी और यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जरा देखो जो हमने ये बनाया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगला सेशन पेन किलर सीरीज का वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस थ्योरी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे आज। सब कुछ जानेंगे का मतलब है कि बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाली कहानी हम आज पढ़ेंगे एमओटी में। इसमें लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट है दोस्तों जिसके बारे में तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखो, एमओटी एक ऐसी थ्योरी है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड है। और हम वो जो थ्योरी होती है वो ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ी सी कैसी लगती है, टफ लगती है। हम लोग उसे एमएससी में पढ़ा करते थे, बड़ी टफ सी लगती है। तो अब यहाँ पर दो पहलू हैं, इस बात को तुम समझना इससे पहले कि मैं लेक्चर चालू करूँ। एमओटी का एक पार्ट है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आधारित है, और फिर उसके थ्रू हम एमओटी जो हम पढ़ते हैं क्लास 11-12 में, वो जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, वो एक दूसरा पहलू है। जो पहला पहलू है वो एक्चुअली नींव है इमारत की। तो वो नींव पढ़ना तो जरूरी है ना। अगर वो समझ में तुम्हें कम भी आए तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला पार्ट है ना तुम्हारे सिलेबस में, चाहे तुम ओलंपियाड ले लो, चाहे जेई एडवांस ले लो, कुछ भी ले लो, जो क्वेश्चन जहां से आने वाले हैं वो वाला पार्ट बिल्कुल अलग है और वो इजी पार्ट है। तो एमओटी को समझने में दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, ये वाले पार्ट में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम ज्यादा पढ़ते नहीं डिटेल में, श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इस पार्ट में दिक्कत होती है। तो अगर इस पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो भी तो जितना समझ में आया उतना अच्छा, यहाँ से सवाल नहीं आने वाले हैं, ये पक्का है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिससे कि सवाल आते हैं, जिससे हमें रिजल्ट निकालना है क्वेश्चन का, ये बड़ा आसान पार्ट है। तो पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा समय हम इसमें बिताएंगे क्योंकि ये नींव है। तो चलो इस मैच्योरिटी के साथ शुरू करते हैं लेक्चर एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इट डील्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये आयोनिक और कोवलेंट दोनों पर लागू होता है। और हुंड और मुलिकन भैया ने ये थ्योरी दी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ी, देखो कभी भी दूसरी थ्योरी की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी पिछली थ्योरी थोड़ी परेशान करने वाली हो या उससे कुछ चीजें एक्सप्लेन ना हो रही हो, तब हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बातें करते हैं। तो हमारे पास है क्या, जरा देखो। इससे पहले आज तक तो पूरी कहानी हम वीबीटी की करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, इस बात को तुम समझना। क्या क्या चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके बारे में हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो हमारे पास जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि O2 जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कैसे करता है, जबकि इट शुड बी डायामैग्नेटिक, मगर असल में देखा गया तो पैरामैग्नेटिक था। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से पहले बन सकता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एटम की होती है, मॉलिक्यूल की भी हो सकती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सिनर्जिक बॉन्डिंग नाम की एक बॉन्डिंग होती है, लेन देन वाली बॉन्डिंग, जो मेटल के साथ हम दिखाएंगे लिगेंड की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इवन कलर्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कंपाउंड के। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी किसके साथ, वीबीटी के साथ। सिग्मा बॉन्ड से पहले पाई बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये सारी कमियां कौन पूरी कर देता है, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो सबसे बड़ा चेंज है वो है सोच का। वो ये है कि आज तक जब हम वीबीटी के बारे में बात करते आए, तो जैसे हमें किसी का भी कोई भी मॉलिक्यूल हमको बनाना है, BF3 हमको बनाना है, तो हम फ्लोरीन को तो इग्नोर मारते थे। हम कहते थे बोरोन पकड़ो, सेंट्रल एटम पकड़ो, उसका हाइब्रिडाइजेशन करो, उसकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो है, सॉरी, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स करो और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाओ सिमिलर एनर्जी का। तो हम इज्जत सिर्फ सेंट्रल एटम को दिया करते थे वीबीटी में, है ना। तो वो हम फ्लोरीन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूल वाज मोनोसेंट्रिक, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सिंगल एटम मिलके हम एक कुछ सब मिलके हम जो है वो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाया करते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और फिर इससे रिएक्ट करवाया करते थे।
लेकिन एमओटी कहता है कि भाई दो चीजें अगर जुड़ रही है, जैसे मान लो कार्बन और नाइट्रोजन मिलके बॉन्ड बना रहा है ना, तो भाई दोनों के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और दोनों के ऑर्बिटल्स मिलके फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ऑफ डिफरेंट एनर्जी। यहाँ कह रहा है कि भाई एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलके सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलके सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, दो डिफरेंट एटम जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उनके डिफरेंट एनर्जी सॉरी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलके और हमारे पास दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ऑफ डिफरेंट एनर्जी। तो बिल्कुल अलग कहानी है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलके सेम एनर्जी बना रहे हैं, लगभग सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिलके डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ महत्व कार्बन को भी दिया जाता है और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स को भी दिया जाता है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूल को क्या मान रहे हैं अपन यहाँ पर, पॉलीसेंट्रिक है। इज्जत कार्बन के सेंटर को भी दो और नाइट्रोजन के सेंटर को भी दो। यहाँ जब हम मीथेन बना रहे हैं तो सिर्फ कार्बन सेंटर को इज्जत दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई तू ही महान है, तेरा ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचेंगे, तेरी डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स को मिला के सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ उल्टा है, सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल लगभग कार्बन नाइट्रोजन के, क्योंकि डिफरेंट ज्यादा एनर्जी वाले तो बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं एमओटी में, है ना। तो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिलकर डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है इन्होंने, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला है इन्होंने। तो ये बेसिक डिफरेंस है वीबीटी कि इन प्रॉब्लम्स के कारण हमारे पास जन्म हुआ किसका, एमओटी का। अब एमओटी क्या है, एमओटी के अकॉर्डिंग जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एज पर वीबीटी, यहाँ कहते हैं सब 1s से चालू करो तुम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो AO इज इक्वल टू MO होगा, ठीक है। जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे, जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या मेरी बात समझा? इट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जैसे जैसे साइंस डेवलप होना चालू हुई, सबसे पहले हम ये सोच रहे थे कि भाई जो चीज़ दिखती है उसी को हम ऑब्जर्वेशन मान रहे थे। तो हमने माना कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। तो हम पार्टिकल मान के चीज़ें एक्सप्लेन करते रहे इलेक्ट्रॉन, है कि ना। अब जब कहानी पार्टिकल से वेव की तरफ शिफ्ट हो रही है तो फिर हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी हमको देखना पड़ेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ वेव। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी, जैसे हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल 2s पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी 2s। तो जिस ऑर्बिटल के की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, BMO कहेंगे, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसे ABMO कहेंगे। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कुछ कंपैरिजन विद दी वीबीटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और क्या क्या ध्यान देना है हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में? हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है दैट मीन्स वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया? अगर मान लो हमारे पास जो हम डायग्राम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो जैसे O2 की बात करेंगे तो O2 का जब हम डायग्राम बनाएंगे MOT तो हम उसमें जानेंगे, हम पाएंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होता है। अगर तुम यूट्यूब पे डालोगे कि O2 की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो दो मैग्नेट होगा उसमें लिक्विड ऑक्सीजन वो पोर कर रहे होंगे, तो वो ऑक्सीजन वहीं चिपक जाएगी जब तक कि वो इवोपरेट ना हो। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है O2 को। तो ये प्रैक्टिकल है कि हाँ भाई पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये बताता है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर होंगे, दो एक सिग्मा एक पाई बनाएगा, ठीक है। अब दो टर्म और है हमारे पास, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब हम एनर्जी लेवल्स बनाएंगे तो हमारे पास होगा क्या, दो ऑर्बिटल, जैसे मान लो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किया तो इसके ऊपर वाला जो है हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड, सॉरी ये कहलाएगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर आएगा उसे बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास कहानियां याद रखनी है। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, एनर्जी गैप, वही मॉलिक्यूल के कलरफुल होने और न होने के बीच में रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है
तो ऑब्वियसली वो विजिबल रेंज में नहीं आता होगा, और नहीं आएगा तो कंपाउंड कैसा होगा, हमें कलरलेस दिखेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है किसी भी मॉलिक्यूल का, कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो गिनो, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो गिनो, और डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो हमारे पास कहानी आ जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड ऑर्डर की। ये तो हमारे पास बेसिक है, हम वापस से कहानियां शुरू करेंगे इसकी, ठीक है। वापस से आते हैं, तो हमने बेसिकली ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को वेव मान के बात करो। अब जब हम वेव मान रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें फेज होंगे, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज, ऐसे आगे ना। अब जैसे एस है हमारे पास पॉजिटिव फेज वाला, एक हमने मान लिया ये एस, और ये भी पॉजिटिव फेज वाला, दोनों मिलते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव फेज वाले जो है वो मिल के हमारे पास ये बॉन्ड बनाते हैं। ये बन गया हमारे पास एस और एस मिलके। अब ये कह रहा है कि आप अगर ऑर्बिटल्स को वेव मानोगे, अगर वेव मान के चल रहे हो तो दो कहानियां संभव है। वेव तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस करती है। तो इसका मतलब आप यही कैसे सोच रहे हो कि सिर्फ बॉन्डिंग बनेगी, कंस्ट्रक्शन ही होगा, कंस्ट्रक्टिव ही होगा हमेशा वेव मिलेगा। तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए, मतलब डिफरेंट फेज के मिल जाए आपस में, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फेज वाले मगर मैंने नेगेटिव कर दिया तो डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव और मैंने पॉजिटिव कर दिया तो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर मैं यहाँ देखूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास होता क्या है कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो बातें हो सकती है एज पर एमओटी, कि जब वेव मान लिया है अपन ने तो जब वेव मिलेंगी तो कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना, और डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो वेव मानकर हम ये कहानियां कर रहे हैं, जैसे कि हम जैसे वेव ही लेके समझते हैं। तो मान लो ये हमारा ए एटम का ऑर्बिटल है और ये बी का है, और दोनों एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप कर दूं तो दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमारे पास क्या ए बढ़ जाएगा। तो ये जो कहानी है ये किसको बता रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या वेव्स। और दूसरा हमारे पास जो है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास ये घट जाने वाला है एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है और ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्शन है। ऑब्वियसली मैंने दोनों को सिमिलर नहीं लिया इसलिए मैंने यहाँ जीरो नहीं किया, तो हमने यहाँ पर घटा दिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, कि अगर मैंने हर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन, वेव की तरह मान रहा हूँ, तो वेव का एक फंक्शन होता है जो श्रोडिंगर में हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं साई, है, तो उसको बोलते हैं वेव फंक्शन। तो एवरी वेव हैज अ वेव फंक्शन, जैसे इसका हम कहते हैं साई, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ वेव। ये हमारे पास कहानी अब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो साई ए और साई बी, तो यहाँ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम इसको लिखेंगे साई नेट जो हो गया वो साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। अब देखो ये चीजें थोड़ी सी तुम्हें परेशान कर सकती है, लेकिन मैंने तुमसे पहले नींव लिख रहे हैं, शिखर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। तो मैं तुमको जीरो से हीरो बनाने के लिए सारी चीजें बताऊंगा, जिसको जहां से जो चाहिए वो ले ले, सब कुछ है। अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ तुमको तो इसमें सब कुछ है हमारे पास, सब डाला है मैंने इसमें, है ना। सब कुछ सारी चीजें तुमको यहाँ पर मिल जाएगी, डेल्टा बॉन्ड, ये ग्राफ मिल जाएंगे ना, कुछ यूनिक बातें मिलेगी, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग सारे डायग्राम्स मिलेंगे, इवन कुल्सन मॉडल वगैरह सब मिलेगा, गहरी बातें मिलेगी तुमको, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया कंपैरिजन मैंने लिखे ताकि तुम कर पाओ, कुल्सन मॉडल से लेके सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर मिलेगी। इससे पहले थोड़ा सा दिमाग हमको खोलना पड़ेगा, है ना। तो हमने वेव मान के माना है कि ऑर्बिटल्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर मान लो एक एटम ए है, उसका वेव फंक्शन ए है और प्लस बी है, अगर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर मान लो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसको साई ए माइनस साइन बी लिखेंगे। इसका मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का बनना, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है बॉन्ड का नहीं बनना, जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि वेव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है श्रोडिंगर में, वेव फंक्शन जिसको हम बोलते हैं साई। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम इज्जत भी नहीं देते,
क्यों नहीं देते? क्योंकि दिक्कत ये है कि वेव फंक्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। अब पॉजिटिव वैल्यू तो हमको समझ में आती है कि ऑर्बिटल के लिए कोई वेव फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है? तो अब यहाँ दिक्कत क्या है कि जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई की बात करते हैं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आती है, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये हमारे पास कहानी सही लगती है कि किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बोलो बात समझ में आ गया? तो हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू, अब किसी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकती है? अगर किसी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हमारे पास जो साई का फंक्शन होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव का तो महत्व ही नहीं है, ये तो हम लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम किसकी बात करने वाले हैं? साई स्क्वायर की बात करते हैं, ना कि हम बात करते हैं साई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी आती है। फिर आप ये सोचो कि वेव फंक्शन रियल है कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आयोटा का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी है नहीं। बड़ी बातें कर रहे हैं ना। तो हमारे पास साई जो है वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है जब हम कैलकुलेट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, या नेगेटिव आ जाती है। इसलिए हम इसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन की। ये वैल्यू हमारे लिए काम की है। अब चाहे वैल्यू आप पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और प्रोबेबिलिटी कैन भी पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, दिस इज नॉट एन इमेजिनरी फंक्शन, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। मेरे इस कमरे में होने की प्रोबेबिलिटी या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, तो तुम जानते हो। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर वेव है तो वेव फंक्शन की बात करेंगे, और वेव फंक्शन की बात करेंगे तो साई स्क्वायर की बात करेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अब दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं जब भी हमारे पास वेव मिलती है, तो कंस्ट्रक्टिव, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जो उसका विपरीत है। एक हो सकता है स्पाइडरमैन, एक हो सकता है वेनम, दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज लाइक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, जो कि हमारे पास स्पाइडरमैन, और दूसरा पार्ट है वेनम। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि हमारे पास हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के बारे में हम बना रहे हैं, तो हमारे पास साई और न्यूक्लियस से रेडियस आर के बीच का एक ग्राफ है। ये ग्राफ हम देखें तो हमारे पास ये साई और आर के बीच में ग्राफ है, ये दोनों मिलेंगे। तो अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और ये हमारे पास बॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल डेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब बढ़ी क्यों? साई स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात आएगी। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा हमारे पास, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी? देख लो, घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो प्रोबेबल डेंसिटी जो है हमारे पास घट गई है न्यूक्लियस के बीच में, और हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखेंगे बॉन्ड। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जो है वो जीरो मिलेगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिलती है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन या नोड्स, या नोडल प्लेन मिल गया। यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास जीरो नहीं मिल रही है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ नोडल प्लेन जो है, या नोडल प्लेन अगर मैं यहाँ देखूँ, बॉन्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जब बॉन्ड बना तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर हमको एक मिला। अब प्रोबेबल डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है न्यूक्लियस के बीच में। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है न्यूक्लियस के बीच में तो इसका मतलब अट्रैक्शन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। बोलो बात समझ में? और अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब जब मैं ये वाले ऑर्बिटल बनाऊंगा तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे बनेंगे, और जब हमारे पास रिपल्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी है, तो इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी।
तो इसका मतलब ये रिपल्शन ही कर रहे हैं एक दूसरे को, और अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी रिलेटिवली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं और हम एमओटी बनाते हैं तो दो बातें होती है, एक ऑर्बिटल नीचे बनता है, एक ऊपर बनता है। ये अट्रैक्शन से बन रहा है इसलिए बीएमओ नीचे बनेगा, और ये रिपल्शन से बन रहा है इसलिए एबीएमओ ऊपर बनता है। क्या हमारी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो साई की बात नहीं करेंगे, साई स्क्वायर की बात करेंगे, है ना। तो साई ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ साई की बात कर रहे हैं, देखना जरा, तो साई ए इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। बोलो, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो देख लो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई बीच में। बोलो, बात समझ में आ गया? और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास ए माइनस बी वाला कहानी हो जाएगी, तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस साई ए साई बी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में घट रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा बढ़ रही है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? है ना। तो ये जो है किसका परिणाम है, ये अट्रैक्शन का परिणाम है। और ये अट्रैक्शन का परिणाम है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा दोस्तों वो लोअर एनर्जी वाला होगा, है ना। और एंटी बॉन्डिंग जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करते हैं वो LCAO के थ्रू होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हम VBT में भी थोड़ा पढ़ के आए थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा देख लो साई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ये आएगा। इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि भाई हुआ ये है कि यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बीच में आ गई है अट्रैक्शन से। तो देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने बढ़ा दी, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना, ये तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, और डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हुआ अगर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। इट शोज रिपल्शन, और बीच में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें 0 मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नोडल प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये जो बना है हमारे पास, अब देख लो, अगर मैं इसे एस ऑर्बिटल बोल रहा हूँ और इसे एस बोल रहा ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, तो ये हमारे पास बना है सिग्मा एस बॉन्डिंग, और ये बनेगा हमारे पास सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? बात समझ में आ गई दोस्तों? अब इसमें ही देख लो कैसे कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, देखते जाओ एक बार। चाहता तो मैं इसे बना भी देता, लेकिन अब उसमें टाइम जाएगा, हमारे पास 1.5 घंटा है सिर्फ। ठीक है। तो ये एस है और ये एस है, पॉजिटिव फेज पॉजिटिव फेज पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ेगी, और ये कहलाएगा हमारे पास सिग्मा एस, सिग्मा एस। और ये जी क्या है, जी के बारे में हम बात करेंगे अभी। जी वर्ड क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी के बारे में बात करते हैं, चलो बात ही कर लेते हैं। अब यहाँ एक टर्म हमेशा आएगी जी और यू, तो जी और यू क्या है, जरा इस बारे में बात करते हैं। देखो, अब एक बुक है हमारे पास, उसकी कोट लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए कि जी और यू क्या है। देखो, जी इज फॉर जीरेड एंड यू इज फॉर अनजीरेड। जीरेड एंड अनजीरेड की कहानी है। देखो जरा क्या कह रहा है, कोट ही लेके आया हूँ ताकि क्या है, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो आप POS के बाद पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, वो क्या कहता है, एक एक चीज इसलिए एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ तुमको। सेंटर ऑफ सिमेट्री इंडिकेट्स दैट एवरी पॉइंट इज इक्विवेलेंट in all respect including signs in the just opposite direction at the equal distance from the center. Such orbitals are called G-red. ये वर्ड आ गया। जिसमें COS होगा उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसे हम अनजीरेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें पंगा होता है
कि here must be mark my words mentioned that only in the case of homonuclear diatom. पढ़ लो एक बार फिर से, इसमें पंगा होगा, कहीं और जाओगे तो चीजें परेशान करेगी. इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटम molecules providing identical atomic orbitals to form molecular orbital, the question of CI, the classification of molecular orbital G and U arises. अब भाई साहब बुक क्या कह रही है वो सुन लो. बुक ये कह रही है कि तुम जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स तुम बनाओगे, कौन कौन से, तुम बीएमओ बनाओगे, एबीएमओ बनाओगे, तो उनको आप नाम दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जीरेड एंड अनजीरेड. जैसे वो जी लिखा था तो जी फॉर जीरेड एंड यू लिखेगा तो यू फॉर अनजीरेड. तो जीरेड और अनजीरेड तब दे पाओगे जब उसमें सीओएस होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो तुम ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो. और उसमें साफ कहा है कि होमोन्यूक्लियर एटम्स ही आपस में कंबाइन करें. और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल एओ, आइडेंटिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ही आप जीरेड और अनजीरेड की कहानियां कह सकते हो. डिफरेंट एटम्स के बीच में जीरेड और अनजीरेड की कहानियां आपको नहीं कहनी चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूँ, बुक कह रही है. ठीक है, तो ये आप ध्यान दें. होमोन्यूक्लियर एटम चाहिए, सिमिलर ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन होगा, तब आप जी और ए यू असाइन कर सकते हैं. सीओएस क्या है, आप पीओएस सीओएस में पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ. तो ये बुक का रेफरेंस आ गया कि किसी भी ऑर्बिटल्स को जो भी आप बनाओगे उसको जी और यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब जरा देखो, हमने ये बनाया, जैसे कि हमने ये बनाया, जैसे हम ये बनाया. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव फेज है सब जगह, तो अब मैं यहाँ से इस सेंटर से इधर चलूँ, चाहे पॉजिटिव फेज, इधर भी सेम 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 सब कुछ सेम मिल रहा है, तो इसमें सीओएस है. इसलिए यहाँ हमने क्या लिखा कि सिग्मा बॉन्डिंग है, जीरेड है, एस है. सिग्मा बॉन्डिंग है, जीरेड है और एस है. जीरेड होने का मतलब है सीओएस है उसमें. अब देखिए जरा, अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इधर पॉजिटिव फेज इंक्लूडिंग साइन बोला हुआ था उसमें. तुमने नहीं पढ़ा हो तो वापस पढ़ा देता हूँ. यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग दी साइंस. साइन भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए, तभी आप सीओएस बोलोगे. क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये बड़ा प्रॉब्लम करता है ना, इसमें बड़ी चर्चा होती है कहानियों में, है ना. तो अब यहाँ पॉजिटिव फेज है और यहाँ नेगेटिव फेज आ गया, खत्म बात हो गई. तो पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज, इसका मतलब ये अनजीरेड है और एंटी बॉन्डिंग है एस का. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर आपने पीएक्स और पीएक्स को मिलाया, ऑब्वियसली पीएक्स और पीएक्स मिल रहा है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने यहाँ पर एक्स ही मानी है. तो अब ये जब दोनों मिलेंगे और हमने नेगेटिव करा है, मतलब नेगेटिव होने का मतलब है आप इसे ऐसे नहीं जोड़ सकते, इसको पलट के जोड़ो. फिर बात समझ में आ गई? कुछ कई बार अपन इसको ऐसे कर देते हैं, ध्यान देना कि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, और आपने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया. ठीक है, पहली बात तो ये लिखना गलत है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए. आपको अगर एक ऑर्बिटल आपने पॉजिटिव राइट साइड पे लिखा है इसका, तो आपको अगले वाले को भी पॉजिटिव राइट साइड पर ही लिखना है. अब आपको इस पे कंस्ट्रक्शन कराना है तो नेगेटिव कर दो इसको, और अगर तुमने इसमें डिस्ट्रक्शन करना है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे फिर. और अगर तुम्हें इसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो इसमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा. दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट दीज ऑर्बिटल्स. कैसे, आप कैसे बोल रहे हो सर? पढ़ो. According to some authors, the positive combinations are always considered to be BMO. क्योंकि उनको लगता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स के बीच में प्लस लिख दिया तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा. नहीं. For this purpose, combining p orbitals taking x axis as bonding axis, they are drawn in different ways. That is, with respect to the nucleus, left lobe of one orbital if made positive, while for the other combining orbital, left lobe is drawn negative. However, this practice is not correct. The sign for all lobes of the combination orbital shown in the same way. मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लेफ्ट लॉब जो है वो आपका, मान लो फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव कर दिया मैंने, यहाँ नेगेटिव कर दिया लेफ्ट लॉब, तो अगले वाले का भी आपको यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव ही करना है. अब इन दोनों के बीच में अगर तुम कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो यहाँ नेगेटिव करो ताकि हम इसे कंस्ट्रक्शन माने. नेगेटिव का उल्टा हो जाएगा फिर. और पॉजिटिव कर दिया तुमने तो ये डिस्ट्रक्शन होगा. तो दिस इज द राइट वे टू रिप्रेजेंट.
तो px और px, अब हमने इन दोनों को मिलाएंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमने नेगेटिव कर दिया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ी, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली इधर से पुश कर दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी न्यूक्लियस बढ़ जाएगी, इधर घट जाएगी, तो इन लोब को छोटा कर दो और बीच वाले लोब को बड़ा बना दो, तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ से चलो सेंटर से इधर चला नेगेटिव फेज, इधर से नेगेटिव फेज, इधर पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें COS है, और इसमें COS है तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जीरेड बन रहा है, PX से बन रहा है, नोडल प्लेन 0 है। यहाँ पर नोडल प्लेन 1 आ गया हमारे पास, 1 आ गया। यहाँ पर नोडल प्लेन 0 है, नोडल प्लेन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्बिटल्स के बीच में कोई प्लेन मिल रहा हो हमको जहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0 है। अब जैसे यहाँ PX हमारे पास पॉजिटिव लिखा और यहाँ हमारे पास PX हमने लिखा और इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फेज मिल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव फेज अगर मिलेंगे तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको घटा दो, पुश कर दो इसको बाहर की तरफ, तो ये वाले लोब बड़े बना देना और ये छोटे छोटे हो जाएंगे, ये दोनों लोब छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये दोनों लोब छोटे छोटे हो गए, ये दोनों बड़े बड़े हो गए, बीच में हमें एक नोडल प्लेन मिल गया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिली, 0। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं इससे इधर चलूँ तो पॉजिटिव फेज मिला, इधर नेगेटिव फेज मिला, खत्म हो गया इसको, सॉरी। अब यहाँ देखो ये हमको जीरेड मिला, अब यहाँ हमसे इधर चले तो पॉजिटिव मिला, इधर नेगेटिव मिला, तो यहाँ पर हमारे पास जी की जगह क्या आएगा, क्यू आएगा, है ना। तो जी यहाँ पर अनजीरेड स्टार और PX आ जाएगा, ये हमारे पास नोडल प्लेन कैसा आ गया, 1। अब यहाँ देखो हमारे पास, ये हमारे पास हमने ले लिया PX और ये S ले लिया मैंने, अब ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स ले लिए, है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव फेज और ये पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ाओगे, तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो, है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो, तो ये वाला लोब छोटा हो जाएगा, ये पूरा लोब एक बन जाएगा बड़ा वाला और एक छोटा हो जाएगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? यहाँ ये हमारे पास पूरा हो गया और एक छोटा लोब हो गया, क्लियर है। ये सिग्मा PX कहलाएगा, इसको हमने जीरेड अनजीरेड कुछ भी नहीं कहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना। न्यूक्लियस के बीच में ही नोडल प्लेन होना चाहिए, तो ये नहीं कि तुम इसको नोडल प्लेन मान लो, यहाँ नोडल प्लेन नहीं है दोस्त, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में कहीं 0 नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे dx² y² और dx² y² को अपन ने प्लस किया, ठीक है, यहाँ पे भी IN है मान लेता हूँ मैं, x मान रहा हूँ मैं, तो अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने प्लस किया है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाने वाली है, ये वाले लोब छोटे कर देना और इन दोनों को आपस में रिपेल कर देना, ऑब्वियसली ये दोनों, सॉरी ये दोनों तो हमारे पास मिल जाने वाले हैं, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो इन दोनों को दूर कर दो, इन दोनों को दूर कर दो, इन दोनों को मिला दो और ये दोनों लोब छोटे कर दो। फिर से बोल रहा हूँ क्या किया मैंने, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मिल जाने वाली है, तो ये तो बड़ी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाले लोब इधर से पुश करके छोटा कर दो और इन दोनों के बीच में तो कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन करा के इनको दूर कर दो। अब देखो इसका परिणाम क्या है, यहाँ पर हमारे पास हो गया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ गई, इन दोनों के बीच में रिपल्शन करके हमने दूर कर दिया, इन दोनों लोग को छोटा कर दिया, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये, अब यहाँ पर यहाँ से अगर मैं चलूँ तो नेगेटिव फेज मिला, इधर नेगेटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज, इधर पॉजिटिव फेज, इधर पॉजिटिव फेज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें हमें मिला COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया तो इसको जीरेड कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन ही गया है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और dx² y² से हमारे पास बना, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लो मैंने नेगेटिव कर दिया, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग अगर इसे कहेंगे, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बीच में क्या हो जाने वाली है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बीच में घट जाने वाली है। तो अब आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर पुश कर दो, इधर से इधर पुश कर दो, इधर वाला बढ़ा दो, इधर वाला बढ़ा दो, ये लोब बड़ा कर देना, इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन होना ही है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन दिखा दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है तो इस लोब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर दो। अब देख लो ये लोब छोटा हो गया, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा,
है ना, इन दोनों के बीच में रिपल्शन करा दिया तो हमें यहाँ पर मिल गया एक नोडल प्लेन 0 1। तो इसको एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, है ना। अब यहाँ से इधर चले पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहाँ हमें अनजीरेड मिला, COS इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब डी जेड स्क्वायर में कर लो, बाकी सब अपने हिसाब से तुम कर लेना, बाकी चीजें मैंने सिखाई थी। डी जेड स्क्वायर में पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बीच में बढ़ जाएगी, ये वाले लोब छोटे कर देना, बीच वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देना, इसका कोई लेना देना नहीं है रिंग का। बोलो बात समझ में आ गया। तो हमारे पास ये बन जाएगा, बीच में लोब बड़ा हो गया, बीच साइड में अलग हो गया। अब यहाँ से इधर चलो, सब कुछ सेम मिल रहा है, पॉजिटिव फेस, नेगेटिव रिंग नेगेटिव रिंग नेगेटिव रिंग नेगेटिव रिंग, सब कुछ सेम मिल रहा है। तो इसमें COS है तो जीरेड हो गया, सिग्मा हो गया, बॉन्डिंग हो गया, है ना। और नेगेटिव अगर है हमारे पास तो क्या करेंगे, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में घटा देते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दो तो इधर से पुश कर दो इधर, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर दो इधर, तो बीच वाले लोग हो जाएंगे छोटे, साइड वाले हो जाएंगे बड़े, बीच में हमको मिल जाएगा एक नोडल प्लेन। यहाँ पर अगर मैं चलूँ तो पॉजिटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज, तो फिर अनजीरेड कहेंगे, DZ स्क्वायर और सिग्मा स्टार, है ना। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हम जीरेड अनजीरेड की बातें नहीं करेंगे। चलो सिग्मा बॉन्ड की बातें कर ली, अब पाई बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास मान लो PX इज दी IN है। अब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से पॉजिटिव फेज मिला, नेगेटिव से नेगेटिव फेज मिला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाने वाले हैं। ये मिलके एक लोब बना दो, ये मिलके एक लोब बना दो, दो लोब बनते हैं हमारे पास एक पाई बॉन्ड में, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब इससे आप इधर चलो पॉजिटिव फेज, इधर चलो नेगेटिव फेज, तो COS यहाँ पर नहीं मिला, तो हमारे पास पाई बॉन्ड बना है PY से और अनजीरेड है और बॉन्डिंग है, बस बड़ा आसान है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मगर मैंने यहाँ डिस्ट्रक्शन करा दिया, अगर मैंने इसको डिस्ट्रक्शन करा दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव फेज मिलेंगे और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इन दोनों को रिपेल कर दो, फिर इन दोनों को रिपेल कर दो, इन दोनों के बीच में रिपल्शन कर दो, तो ये रिपल्शन हो गया। हमने इसको थोड़ा सा पुश करते हुए इधर बना दिया और इसको बना दिया इधर, बीच में हमें क्या मिल जाएंगे, नोडल प्लेन मिल जाएंगे। और कितने नोडल प्लेन मिल गए, दो नोडल प्लेन मिल गए, एक ये रहा, एक तो ये निकला और एक ये निकला। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो दो नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर 0 मिलेगी, क्लियर है। अब जीरेड अनजीरेड की बातें हमने यहाँ पे भी कर ली कि ये पॉजिटिव फेज और ये पॉजिटिव फेज मिला, नेगेटिव और नेगेटिव, तो सब जगह सेम मिल रहा है, इसका मतलब कहेंगे कि इसमें COS है तो हम कहेंगे जीरेड, एंटी बॉन्डिंग PY। अब ये जीरेड अनजीरेड की बातें हमने यहाँ नहीं करी है क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलाए हैं, PY और DXY। पॉजिटिव फेज नेगेटिव फेज, नेगेटिव पॉजिटिव फेज नेगेटिव। अब देख लो जरा, ये दोनों तुम देख के मत कर देना यार, मैंने यहाँ पर क्या किया है, नेगेटिव, है ना। अगर मैंने यहाँ नेगेटिव कर दिया इसका मतलब इन दोनों लोब को या इसको लोब को पलट दो, फिर समझ में आ गया। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर देता तो डिस्ट्रक्शन होता, अभी तो कंस्ट्रक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मैंने यहाँ नेगेटिव कर रखा है तो पलट के मिलाना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा फिर। और यहाँ हमारे पास ये जो है, ये दोनों, ये पूरा लोब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देगा, ये पूरा लोब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देगा, और ये लोब छोटे हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर देंगे इधर, ताकि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। तो ये लोब छोटे हो गए, ये लोब छोटे हो गए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास 2 हो गई। बोलो बात समझ में आ गया। ये बन गया पाई बॉन्डिंग P, और डील से नोडल प्लेन हमको क्या मिला, एक मिला, ये वाला, ये पास होता, ठीक है। और देख लो, अब हमने यहाँ पर PY ले लिया और DXY ले लिया, INA हम X ही ले लेते हैं। अब यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव फेज मिल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव कर रखा है मैंने, इसका मतलब पॉजिटिव करूंगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो मतलब ये इधर चला जाएगा, ये वाला लोब, ये लोब इधर चला जाएगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इधर पुश कर दो, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर दो, तो ये दोनों लोब छोटे हो जाएंगे, ये रिपेल हो जाएंगे, यहाँ देखो रिपल्शन हो गया, ये लोब छोटे हो गए, ये लोब बड़े हो गए, तो अब यहाँ हमारे पास नोडल प्लेन मिल जाएंगे 2, तो 2 नोडल प्लेन हमको यहाँ मिल गए। ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग है, PD है, हम जीरेड अनजीरेड की बात नहीं कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब DXY है और हमारे पास DXY है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अभी अगर मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वो बात ही कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव आपने सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव आपने लिख दिया और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आपने लिख दिया, और यहाँ पे आपने
इनको मिलाने के लिए ये नेगेटिव नेगेटिव कर दिया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया। वो बुक कह रही है कि ये गलत है भाई, ऐसे नहीं करना। अगर आपको इसने ऐसे बनाया ना, पॉजिटिव वाले ये बनाया, तो ये पॉजिटिव ही बनाओ और ये नेगेटिव ही बनाओ। फिर पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के थ्रू खेलो। तो जैसे ये बनाया वैसे कॉपी पेस्ट ये किया। अब अगर तुम यहाँ जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर नेगेटिव कर दो तो इसको मतलब पलट के जोड़ना है, तो हमारे पास ये हो जाएगी कहानी। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली न्यूक्लियस के बीच में, तो ये बढ़ाओगे प्लस ये बढ़ाओगे। अब यहाँ बढ़ाने के लिए क्या करोगे, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश कर दो, इधर पुश कर दो, इधर पुश कर दो, इधर पुश कर दो, तो ये चारों लोग छोटे हो जाएंगे, बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने वाली है। तो इसको तुम चाहे ऐसे बना सकते हो या फिर ऊपर नीचे ऐसे, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो दोनों तरीके से दिखाया जा सकता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? फिर से बता रहा हूँ कैसे। ऐसे दिखा दो, और ऐसे नहीं दिखाते तो कई बार इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ऊपर एक लोब बना देते हैं और नीचे एक लोब बना देते हैं। ये लोब छोटे कर देंगे, ये लोब छोटे कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हम दो सिमिलर ऑर्बिटल्स बात कर सकता हूँ, तो पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। तो यहाँ पर हमारे पास ये अनजीरेड होगा, डी एक्स वाई से पाई बन रहा है बॉन्डिंग, है ना। नोडल प्लेन हमारे पास एक मिला। सिमिलरली अगर मैं डी एक्स वाई ले रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव कर दिया मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, तो ये लोब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोटा कर दो, इधर ये वाले बड़े कर दो, ये वाले छोटे कर दो, ये वाले बड़े कर दो। तो अब यहाँ देखें तो हमारे पास ये छोटे हो जाएगा, लोब छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उधर वाले लोब जो है वो बड़े कर दोगे। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे दोस्तों, एक नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन एक हो जाएगा, और दूसरा नोडल प्लेन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। तो नोडल प्लेन हमको मिल गए दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ देखो जरा, इससे इधर चला पॉजिटिव फेज, इधर चला पॉजिटिव फेज, इधर चला नेगेटिव फेज, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। इसका मतलब COS इसमें प्रेजेंट है, और अगर इसमें COS प्रेजेंट है तो इसको क्या कहूँगा, जी रेड। समझ में आ गया, DXY। ये है वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई जी रेड अनजी रेड के बारे में? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में हमने INA लिया है Z, और DXY और DXY मिला रहे हैं, मतलब चार लोब ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे चार लोब अगर ऐसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से मिला और ये नेगेटिव नेगेटिव से मिला है। तो ऐसे मिलेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक येलो कलर का आपको ये दिख रहा होगा ऑर्बिटल ऐसा, और एक रेड वाला ऑर्बिटल, ठीक है। तो DXY में हमारे पास पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज ऐसे मिलेगा। अब ये एज इट, अगर ये हमारे पास ऐसे मिल रहा है, समझ में आ गया तुमको, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम ये पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव वाला हमने मिला दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है, फोर लोब इंट्रैक्शन से हमारे पास यहाँ क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है। कौन सा बॉन्ड मिलेगा, डेल्टा बॉन्डिंग मिल गया होगा, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई, डेल्टा बॉन्डिंग और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है ना। नोडल प्लेन्स आप निकालो, इसमें आप नोडल प्लेन्स निकालो, कितना होगा सोचो। इसका बता देता हूँ मैं आंसर करके, फिर तुम उसका अकॉर्डिंग सोचना। यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, देखो जरा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। अब तुम इसके बारे में सोचना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे क्रॉस है, ये ऐसे, मतलब ये ऐसे है ना। तो ऑब्वियसली बीच में से भी काट सकता हूँ मैं, और एक साइड भी इस यहाँ से भी काट सकता हूँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नोडल प्लेन में हमको क्या मिलेगी, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? या इसको ऐसे समझे कि ये ऐसे है ना, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो ये हमारे पास रेड वाला एक प्लेन पास होगा, और एक हमारे पास ये येलो वाला प्लेन। एक जैसा नहीं दिख रहा है मगर वो पास एक साथ ही होगा, है ना। तो एक ऐसे प्लेन मिलेंगे हम, नोडल प्लेन ऐसा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिलेगी, तो यहाँ हमारे पास नोडल प्लेन हो जाएगा, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, तीन। तो ये किसके हो गए, डेल्टा के हो गए दोस्तों। क्लियर है, बोलो।
तो ऑब्वियसली ये वाला प्लेन ही तो यहाँ पर नहीं होगा बस, बाकी तो दोनों यहाँ पे भी होंगे ऐसे करते हुए, तो दो यहाँ मिलेंगे हमारे पास। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? बोलो, समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब इसके बेसिस पर मैंने एक चार्ट बना दिया है, वो देख लेना। ये सिग्मा में हमने बात कर लिया, नोडल प्लेन देखो सारा चार्ट एकदम ब्यूटीफुल है, नोड जीरो मिला, जी रेड था, सिग्मा उसको रिप्रेजेंटेशन सिग्मा जी रेड करा। एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन एक था, अनजी रेड बोला था, ऐसे रिप्रेजेंट किया था, एक था अनजी रेड था, ऐसे रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसे याद कर लो, सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग, पाई पाई बॉन्डिंग, डेल्टा डेल्टा बॉन्डिंग, फाई फाई बॉन्डिंग, किसके बीच में? ये हमारे पास हमने बात करी ली, ये डेल्टा बॉन्ड जो है वो डी में हमको मिलेगा, और 6 लोब इंट्रैक्शन से हमारे पास एफ में मिलेगा। इसमें 4 लोब इंट्रैक्शन है, इसमें 6 लोब इंट्रैक्शन होगा, है ना। लोब का मतलब ये एक लोब होता है, ये दूसरा लोब होता है, ये तीसरा लोब होता है, ये चौथा लोब होता है, 4 लोब होते हैं ना डी में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 4 लोब इंट्रैक्शन डी में होते हैं, 6 लोब इंट्रैक्शन एफ में होते हैं, पाई में हमारे पास 2 लोब इंट्रैक्शन होता है, और सिग्मा में हमारे पास 1 लोब इंट्रैक्शन होता है ना। तो हमारे पास देख लो 0 1 1 2 2 3 3 4, ऐसे याद कर लो, क्लियर है? 0 1 1 2 3 3 4, ऐसे याद कर लो। जी यू यू जी जी यू यू जी, याद कर लो। सिग्मा जी रेड अनजी रेड अनजी रेड जी रेड, और ये हमारे पास जी, हाँ क्या जी रेड, हाँ ये रहा जी रेड अनजी रेड, क्लियर है? और ये हमारे पास जी रेड अनजी रेड, क्लियर है? यहीं लगा देना है और क्या, चिपका देना है इसको। तो ये हमारे पास पूरी कहानी हो गई कि हम सिग्मा पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जीरेड अनजीरेड, इंपॉर्टेंट बात, सिमिलर ऑर्बिटल्स और होमोन्यूक्लियर एटम्स में ही जीरेड अनजीरेड की बातें करेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? कितने लोब इंटरेक्ट करेंगे वो मैंने लिख दिया, सिग्मा में 1, पाई में 2, डेल्टा में 4, पाई में 6, और एक और बॉन्ड होता है म्यू बॉन्ड, जो कि मेटल और एल्कीन, जो हमारे पास एल्कीन या एल्काइन होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जो बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, ये जो बॉन्ड होता है मेटल और एल्कीन या एल्काइन के बीच में, ये जो बॉन्ड है वो म्यू कहलाता है। ठीक है, बुक का रेफरेंस भी देख लो। सिग्मा बॉन्ड अराइजेज बाय 1/1 लोब इंट्रैक्शन, whereas 2/2 लोब इंट्रैक्शन जो है वो पाई में होगा, 4/4 लोब इंट्रैक्शन जो है वो डेल्टा में होगा, है ना। और पाई में हमारे पास एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 6 6 लोब इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये बुक का रेफरेंस है, उसे भी देख लो, क्लियर है? अब आ जाते हैं हमारे पास करना क्या है। ये तो कहानी हो गई कि भाई कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो अब हमारे पास एमओटी में हमको करना क्या है। तो अब आ रहा है हमारे पास वो पार्ट जिससे कि सवाल बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप करो, सिग्मा पाई डेल्टा और पाई, और एक और, अगर बॉन्ड नहीं बन रहा हो तो एनबीएमओ भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे? सिग्मा अभी बना के आया, पाई बनाया, डेल्टा बनाया, पाई हम नहीं बनाते, एफ का है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और बहुत ही डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एफ होती है। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब बॉन्ड ही नहीं बन रहा हो। कब नहीं बनेगा बॉन्ड? देखो, बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें जरूरी होती है, कुछ चीज़ें ध्यान देना, जैसे एनर्जी, कि भाई अगर मान लो एनर्जी सिमिलर ऑर्बिटल की, सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि 1s का 4d के साथ बॉन्ड बना दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है एनर्जी। तो अगर मान लो ऑर्बिटल्स जो आपस में मिल रहे हैं उनकी एनर्जी ही मैच नहीं खा रही है, तो बॉन्ड ही फॉर्मेशन नहीं होगा। तब हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात करेंगे? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे पास है 3 चीजें एज पर एमओटी। एनर्जी, है ना, एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस ए और बी मिल रहे हैं, वो एनर्जी डिफरेंस जो है या तो जीरो हो सकता है ना, या फिर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास जीरो ना हो, बट चलो कंपेरेबल,
तब भी चलेगा। अगर 0 है, ए और बी आपस में मिल रहे हैं, है ना, और ऑर्बिटल्स की एनर्जी एकदम सेम है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बॉन्डिंग बन जाएगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ए और बी आपस में मिल रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस है, ए और बी है, ठीक है, तो ये भी मिल सकते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। लेकिन अगर कहानी में ये कहानी हो रही है कि डेल्टा ई जो है वो बहुत ही ज्यादा है, नॉन जीरो एंड हाई, वेरी हाई। अब कहानी ये बन रही कि हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो भाई साहब ये और ये आपस में नहीं मिल पाएंगे, ये बनाएगा NBMO, ये बनाएगा NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनके बीच में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब ये हमारे पास इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि हमारे पास अगर इंटरेक्शन होते हैं तो सिग्मा पाई डेल्टा और फाई बॉन्ड बन सकते हैं, ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा, फाई डेल्टा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा, पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन अगर मान लो इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा, एनर्जी डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे पास NBMO भी बनेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो यहाँ से हम चाहें तो एक बहुत ब्यूटीफुल बात निकाल सकते हैं कि ऑर्बिटल्स जो है वो ABMO, NBMO और BMO हो सकते हैं, और हम जानते हैं कि BMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस घटती है, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी न्यूक्लियस, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, बिटवीन दी न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। तो हमारे पास BMO जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे बनता है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो BMO सबसे नीचे होगा, ABMO सबसे ऊपर होगा, और जो इंटरेक्ट ही नहीं किया वो बीच में होगा। तो चाहे तो इसमें एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है कि BMO, NBMO और ABMO का पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। क्या हमारी बात समझ में आ गई? फिर हमारे पास सिमेट्री के बारे में बात करी तो जीरेड और जीरेड के बारे में बात करी कि यूजुअली जीरेड वांट टू रिएक्ट विद द जीरेड एंड अनजीरेड वांट टू रिएक्ट विद द अनजीरेड। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अब ये जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है भाई, जैसे शादी करनी है आप, तो सिमिलर जो स्टेटस है उसमें शादी करना ठीक रहता है। अब अगर नहीं हो पा रही है तो ठीक है, फिर करेंगे यार, अमीर से भी शादी करेंगे, गरीब से भी शादी करेंगे, लेकिन आइडियल कहानी ये है कि ऐसा हो कि सिमेट्री सिमिलर हो तो बढ़िया रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवर हो सकता है, हेड ऑन होगा तो हमारे पास कौन सा, वन लोब इंटरेक्शन से सिग्मा बनेगा, और अगर मान लो हमारे पास साइड ऑन होगा तो टू लोब इंटरेक्शन से पाई बनेगा, फोर लोब इंटरेक्शन होगा तो डेल्टा बनेगा, और सिक्स लोब इंटरेक्शन होगा तो फाई बनेगा, है ना। तो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी जो है वो लगभग कंपेरेबल होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। सिमेट्री में जीरेड जीरेड ठीक है, अनजीरेड अनजीरेड आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे पास पक्का नहीं है कि ऐसा हो, है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और साइडवेज में हमारे पास पाई डेल्टा और फाई बन सकता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे इस बात पे लड़ाई नहीं करनी है हमको कि एस ऑर्बिटल अगर मान लो है तो उसमें हमारे पास एस जो ऑर्बिटल होता है, एस एस ऑर्बिटल, तो हमारे पास इसमें हमारे पास अगर मैं देखूँ और पी में और डी में, तो यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ऑर्बिटल वाइज देखे तो इसमें COS प्रेजेंट है, तो ये जीरेड हो सकता है। ये ऑर्बिटल वाइज देखूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव फेज है, तो ये अनजीरेड कहलाएगा। और ये हमारे पास अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऑर्बिटल वाइज ये कैसा होता है, जीरेड होता है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि एस वांट टू रिएक्ट विद द जी, क्योंकि एनर्जी भी तो भाई एक बड़ा क्लॉज है ना, तो एस और डी का बीच में बॉन्ड नहीं बनाना, तो एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। अगर सिमेट्री सेम हो तो बहुत बढ़िया, ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है ना, और सिग्मा और पाई बॉन्ड और डेल्टा और फाई बॉन्ड ऐसे बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब NBMO कैसे होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमने मिलाया नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ क्या बनाएंगे, हम दो न्यूक्लियस बनाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बीच में बढ़ा देंगे, चाहे तो ऐसे बना दो, है ना। रुको, पाई कहाँ बना रहा हूँ मैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ जाने वाली है, तो ये दो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, बीच में बढ़ जाएगी, ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ा देंगे,
और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये लोब छोटा हो जाएगा और ये लोब छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा मान लेते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये तो हमारे पास कैसा हो गया, ये तो बॉन्डिंग हो गया। लेकिन अगर मान लो अब ये दोनों पास आ रहे हैं, अब समझना इस बात। हम्म कहाँ गया वो? तो देखे जरा, अब जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये पास में आ रहा है, तो जब ये पास में आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब ऐसा दिखेगा तो हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में तो कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, NBMO। ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, तो ये भी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, NBMO को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ इसको, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रक्शन, तो ये भी किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, NBMO को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है दोस्तों? अब चालू करते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। सारी बातें कर ली थी कि हमने, हाँ ये वाली बाकी रह गई थी, अभी तो हम यहीं अटके हुए थे। ये एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, अगर हमारे पास परमिट हो रहा है सिग्मा पाई या डेल्टा बनने के लिए। फिर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एज पर ऑब्बो पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंड रूल। और फिर हमें कंपेयर करने को क्वेश्चन आएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, कलर एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हमको करना क्या है, सबसे पहले कंपेरेबल एनर्जी के हैं, बनाओ ऑर्बिटल्स ABMO और BMO। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बन गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है एज पर ऑब्बो पॉली एक्सक्लूजन एंड हुंड रूल। और लास्टली हमारे पास फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर, जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का पूछ सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, कलर, आयनाइजेशन एनर्जी, सब कंपेयर करने को पूछा जा सकता है। जैसे हम बात करें H2 मॉलिक्यूल्स की, अब H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 H पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक H ये रहा और एक H ये रहा। हम मान रहे हैं कि अब हमारे पास दो तरीके की बातें हो सकती है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है और डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, वाह, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास ये बनेगा। अब 1s और 1s है तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा। और कैसा होगा, बॉन्डिंग होगा। अब जीरेड अनजीरेड के बारे में हम बातें पहले ही कर चुके हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? वो आप तुम खुद करना, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता है जीरेड अनजीरेड लिख के। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बी ऑर्बिटल बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दो। दो फिल करने हैं इन दोनों में, तो एक ये भरा, फिर ये पेयरिंग करा दी, ठीक है। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2 माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 0 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा। इसका मतलब H और H के बीच में एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला। चलो हो गया, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर मान लो हमारे पास यही पूछ लिया जाए कि H2+1 का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, H2 माइनस का एग्जिस्टेंस, H2 का हमारे पास एग्जिस्टेंस है या नहीं, H2+1। तो H2+1 का एग्जिस्टेंस है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन घटाने पड़ेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये हमारे पास H, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें 0 है। H और H दोनों मिलके ये बना दिए, ये बना दिए, यही बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, एक, ये भर दिया एक। तो हमारे पास BMO में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब H और H के बीच में 0.5 मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। चलो, तो H और H का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5, तो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये होती है कहानी। बोलो, बात समझ में आ गया? अब हमसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि सर H2 माइनस के बारे में बात करें। अब माइनस का क्या मतलब हुआ, एक में एक इलेक्ट्रॉन है
और एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास BMO, और ये बन गया हमारे पास ABMO। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 3, तो 1 2 और 3, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, डिवाइड बाई 2, 0.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास क्या आएगा? 0.5। H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 0.5। H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है? 0.5। अब सवाल देखो, सवाल ये पूछ रहा है कि अगर मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर मिल गया हमें, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखो जरा, यहाँ H2 है, यहाँ H है और यहाँ H2 माइनस है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एटम है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। पूछ रहा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब अगर मान लो तुम देखो H2 का, ये हमारे पास H और ये H, और तो H2 तो हमारे पास यहाँ भर रहे हो आप, और ये तो H2 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब यहाँ से हम जाएं इनफाइनाइट पर, जहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जीरो हो जाए। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, मतलब हाईएस्ट। क्लियर है? तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजना है। अगर H से भेजना है तो एटम से निकलेगा, तो वो यहाँ से जाएगा, और H2 माइनस में हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पढ़ते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। बोलो बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से आसान है, ऐसा पूछा जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो H2 में सबसे नीचे से निकल रहा है, सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पास होगा न्यूक्लियस के। बोलो बात समझ में आ गया? तो ये एनर्जी गैप जो है वो सबसे ज्यादा है, ये कम है और ये सबसे कम है। तो इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? H2 के लिए, फिर H के लिए, फिर H2 माइनस के लिए। तो एक ब्यूटीफुल सवाल ये बन सकता है, H2 H और, बोलो क्लियर है? बोलो। अब एक और बहुत बढ़िया सवाल देखो इसी का। सवाल क्या है कि व्हाट वुड बी द आयनेशन एनर्जी ऑफ H2। H2 की आयनेशन एनर्जी आखिर कितनी होगी? H2 की आयनेशन एनर्जी, H2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा H2 का MOT। अब ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो आपको दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है वो H2 की। हम ये जानते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को निकालना है तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि 13.6 चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो हाँ कि ना? 13.6। तो ये अगर एनर्जी डिफरेंस हमारे पास 13.6 है और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 10 दे रखा है, तो जोड़ दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.6। कितना बढ़िया सवाल है। सवाल भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है ना? क्लियर है? अब आगे चलो कि हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हम यहाँ कर रहे हैं, हम लिथियम के लिए बात कर रहे हैं। तो लिथियम मतलब 1s2 2s1, ठीक है। तो हमारे पास 1s, ये हमारे पास लिथियम हो गया 1s, ये हो गया 2s, और यह एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम एक और, ये 2s। अब इलेक्ट्रॉन भरो, कितने हैं हमारे पास? 2 3 4 5 6, 6 है ना? नीचे से भरना शुरू करो। ये कौन है हमारे पास? 1s बॉन्डिंग है ना, नीचे है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s बॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरो, कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो, अब देखो जरा, हम जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास 2 और 2 4 होंगे, एंटी बॉन्डिंग में 2 होंगे, तो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब लिथियम और लिथियम Li2 के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास एक। अब हमारे पास Li प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं? देख लो भाई, सिंपल सा, बॉन्डिंग से निकल रहा है। बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा 0.5, है ना। Li2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो भी हमारे पास घट जाएगा 0.5। Be2 मतलब 1s2 2s2, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8। एंडिंग बॉन्डिंग से बॉन्डिंग कटा, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, मतलब टोटल 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, हमें आंसर मिलते जाएंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, हम इनसे बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास 1s ले लिया, 1s का हमारे पास हो गया सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये 2s हो गया, ये 1s, ये हमारे पास 2p हो गया। अब 2p में हमारे पास क्या होता है, 2p में हम बना रहे हैं एक सिग्मा 2 पाई। तो अगर मान लो हमारे पास x इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये px है, ये py है और ये pz है। तो हमारे पास px, ये px, py और pz ऐसा बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मान लो O2 का, है ना। अभी तो हम जानते ही नहीं O2 के बारे में। तो देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है, आगे चल रहे हैं हम, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बोरोन हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब बड़ी खूबसूरत बात होती है इनके एमओटी बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए। तो अब यहाँ हमारे पास अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स और पी एक्स मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा। तो सिग्मा आ गया हमारे पास बॉन्डिंग, है ना, और सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग और क्या हो गया 2px। और ये बन जाएगा हमारे पास, फिर अगले पाई बनाएंगे 2py एंटी बॉन्डिंग, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो x है, तो px मिलके सिग्मा बना सकते हैं, बाकी क्या बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग ही तो, सॉरी, बाकी क्या बनाएंगे पाई ही तो बनाएंगे। तो ये हो जाएगा पाई, नीचे बन रहा है तो पाई 2py बॉन्डिंग और पाई 2px 2pz बॉन्डिंग। अब इसका रेप्लिकेट कर दो, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ये हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और ये बन जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दिया। अब आप O2 के बारे में बात कर लो। जैसे मान लो O2 है, तो ऑक्सीजन है हमारे पास 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 2s2 2p4 1 2 ऐसे ही बढ़ते हैं, है ना। यही होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लो, टोटल गिन लो, है ना। तो 8 हो गए, 8 16 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरने हैं तो भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 और 16। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो हमने ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो अब देखो नीचे वालों को तो तुम चाहो तो वैसे ही कैंसिल कर सकते हो कि भाई ये तो काट देंगे एक दूसरे को। अब बातें तो इसी की करनी है। तो बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने निकले, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो हमारे पास 6 कर लो, इनको तो काट दो और ये तो कट ही जाएंगे एक दूसरे से। तो 6 - 2 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 2, है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2। लेकिन ये जो एंटी बॉन्डिंग है और ये जो एंटी बॉन्डिंग है, ऑब्वियसली इस बॉन्डिंग को कैंसिल आउट करेंगे। तो इस एंटी बॉन्डिंग से अगर मैं इस बॉन्डिंग के एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ देखो हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है हमारे पास, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे आधे आधे। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला पाई बॉन्ड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे आधे आधे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? एक सिग्मा 2 आधे आधे पाई, एक सिग्मा 2 आधे आधे पाई। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही है, लेकिन इसमें बनेगा एक सिग्मा 2 आधे आधे पाई, एक सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन वाला और 2 पाई एक एक इलेक्ट्रॉन वाले। ये बहुत बढ़िया बात, समझ में आ गया तुमको? तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितने आने वाला है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कहलाता है। इसलिए क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। देख लो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 हमारे पास कैसा हुआ, O2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको 2, इसलिए एमओटी इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है?
बात समझ में आ गई? ये O2 का हो गया कहानी। अब यहाँ कहानी में थोड़ा सा चेंज आता है, और वो है एज पर नॉन क्रॉसिंग रूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ऑर्बिटल्स with less energy difference and same symmetry repel each other and sp mixing occur। अब ये क्या नई बात है? ये कह रहा है कि भाई अगर एनर्जी डिफरेंस जो है वो आपका कम है, और तो जीरेड जीरेड अनजीरेड अनजीरेड एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जीरेड जीरेड और अनजीरेड अनजीरेड एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। जैसे लिथियम है, उसके उसका जो डिफरेंस है बिटवीन 2s एंड 2p, 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दोस्तों, वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें 2.8 है, इसमें 4.5 है, बोरोन में 5.36, ऑक्सीजन में सीधे जंप करता है 15, 20, 26। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने O2 में बनाया बिल्कुल सही बनाया। देखो O2 में हमने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही है। सिग्मा को नीचे बनाना था, क्योंकि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन दी पाई, तो उसको नीचे बनाना था हमको, ठीक है। और ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग सिग्मा ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो ये तो बिल्कुल सही बनाया। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया था, जब हम बात करते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन नॉन क्रॉसिंग रूल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ छोटे ऑर्बिटल जहां पर 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो, तो हमारे पास जीरेड और जीरेड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनजीरेड अनजीरेड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के लिए, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफरेंस 2s और 2p का कम है, थोड़ा सा चेंज आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। क्या चेंज आता है? 2s और 2p। अब यहाँ देखो हमारे पास ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 2s है, ये 2s एंटी बॉन्डिंग है, और ये हमारे पास 2px है। अब यहाँ क्या हो रहा है जरा देखना कि इनकी सबसे पहले तो सिमेट्री पता करो, 2px 2s और सिग्मा। अब यहाँ देखो जरा क्या है, हम पहले बात कर चुके, चाहे तो अगर तुम्हें पता नहीं हो, ऑर्बिटल्स नहीं बात की हमने, तो भी हम यहाँ देख लेंगे कि अगर मैं सिग्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिग्मा बॉन्डिंग है हमारे पास, तो सिग्मा हमारे पास बॉन्डिंग है तो जीरेड है, एंटी बॉन्डिंग है तो अनजीरेड है। तो जीरेड और अनजीरेड चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, यहाँ बॉन्डिंग है तो जीरेड है, एंटी बॉन्डिंग है तो अनजीरेड है, बॉन्डिंग है तो जीरेड है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ हमारे पास 2s बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास कैसा है? जीरेड। ये हमारे पास कैसा है? अनजीरेड, ठीक है, बॉन्डिंग जीरेड। यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग, ये भी हमारे पास सिग्मा, तो ये हमारे पास कैसा है? जीरेड। मगर पाई का उल्टा है, पाई जो बॉन्डिंग होता है ना वो कैसा होता है? अनजीरेड। और ये कैसा होता है? जीरेड। और ये कैसा होता है? अनजीरेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास सिमेट्री वाली कहानी हो गई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम, 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। और अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो सिमिलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जैसे मान लो 2s है, जीरेड है, तो ये रिपेल करेगा इसको, है ना, 2s और 2p। तो हमारे पास ये सिग्मा इसको रिप्रेजेंट, इसको जीरेड को, जीरेड से क्या होगा? रिपल्शन होगा, रिपल्शन करेगा तो ये थोड़ा सा आगे ऊपर पुश हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और सिमिलरली यहाँ अगर मैं देखूँ 2s अनजीरेड है, 2s अनजीरेड कौन सा वाला? सिग्मा। तो ये जो 2s अनजीरेड हमारे पास सिग्मा 2p से इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो दोबारा से सुनो, हमारे पास ये जो है, ये इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और ये एनर्जी में थोड़ा ऊपर चला जाता है। ऊपर कितना जाता है कि ये इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाता है, ये इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाता है ऑर्बिटल में। और ऑब्वियसली ये वाला जो है हमारे पास अनजीरेड, ये अनजीरेड से एंटी बॉन्डिंग को रिपेल करता है, और वो ऊपर चला जाएगा, और ये रिलेटिवली क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। मतलब डायग्राम में क्या चेंज आ रहा है? ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ अंतर आ गया, ये चला जाता है ऊपर, ये चला जाता है ऊपर, वो और ऊपर चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ा चेंज देखने को मिलता है, ये जो पाई है उससे ऊपर चला जाएगा सिग्मा। इसका मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन की कहानी है उसमें जीरेड और जीरेड के बीच में रिपल्शन होता है, अनजीरेड और अनजीरेड के बीच में रिपल्शन होता है, और उसकी वजह से
कहानी में क्या चेंज आता है जरा देखो। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ में चेंज आ गया है, और वो चेंज क्या है जरा देखो। ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ हुआ करता था और वो चला गया वहाँ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन वाली कहानियां सुनूं तो हमारे पास ये जो सिग्मा था वो जो नीचे हुआ करता था वो ऊपर चला गया ड्यू टू रिपल्शन। तो ये चेंज आता है जरा देखो। तो हमारे पास कहने का मतलब ये देखो, अब बहुत ब्यूटीफुल सी बात बता रहा हूँ तुमको कि अगर मैं ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो ये वाला ग्राफ कैसा है देखो। सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और उसके बाद जो हमारे पास पी का बनता है उसमें सिग्मा पाई 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 सिग्मा। अब इससे तो हमें कोई खास लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये कहानी बनती है। जबकि अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन के लिए कहानी बनाऊँ तो हमारे पास ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन के लिए ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पर देखो ये चेंज है, ये चेंज है। समझाऊं? तो देखो जरा, अब यहाँ पर सिंपल सी बातें कह सकते हैं हम समझाने के लिए। कंक्लूजन क्या है वो जरा देखना, एसपी मिक्सिंग की वजह से कंक्लूजन क्या हो रहा है। कंक्लूजन ये हो रहा है कि अगर आप अगर मैं देखूँ, आप तो ये निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात करो, फिर कंक्लूड कर देंगे। दो ग्राफ हमारे पास मिल गए। जैसे हमारे पास O2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 16 प्रोटॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर, हाँ, 16 से कम हो, 16 या 16 से ज़्यादा हो तो अलग कहानी बनेगी। 16 से ज़्यादा हो, 16 या 16 से ज़्यादा प्रोटॉन हो हमारे पास, तो ग्राफ में बनेगा ऐसा। याद करने की निंजा टेक्निक। नीचे की चार लाइनें तो हमको बनानी नहीं है, ऊपर वाले पी बना रहा हूँ सिर्फ। अगर 16 है तो क्या कहानी होगी जरा देखो। ऐसा 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, और 16 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ऐसा ऐसा, और ऊपर वाला तो ऐसा ही रहने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा। और अगर मान लो ये हमारे पास है तो 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, ये बदल जाता है तो ऐसा 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 ऐसा। अब इन तीनों को तो, इन सबको तो छोड़ दें, तो हम यहाँ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ऊपर वाला एकदम सेम रहेगा। इसकी आंखें बना देते हैं, और इसको आंखें बना देते हैं, इसकी भी आंखें मान लेते हैं, इसकी भी आंखें मान लेते हैं, इसके कान मान लेते हैं। तो बस इसको ही तो याद करना है हमको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपकी उम्र 16 या 16 से ज़्यादा है तो नजरें मिलाना अलाउड है, और अगर 16 से कम उम्र है आपकी तो नजरें नीची करके चलो दोनों। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 16 या 16 से ज़्यादा उम्र है तो आप नजरें मिला सकते हो, देख लो, है ना। और अगर 16 से कम है तो आपको नजरें नीची करके चलनी है मास्टर के सामने। क्या मेरी बात समझ में आ गई? टीचर से नजरें मत मिलाओ, छोटे बच्चे हो अभी तुम। और बड़े हो गए हो तो टीचर से नजरें मिला सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे पास दो डायग्राम मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अब यहाँ अगर मान लो, मैं जैसे मान लो हमको यहाँ पर भरना है इलेक्ट्रॉन। अब का देख लो, C2 के लिए मान लो मुझे भरना है, C2 के लिए, C2 के लिए अगर मुझे भरना है तो हमारे पास कितने हो गए? 1s2, 2s2, 2p2। तो 1s2, 2s2, 2p2। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ भर ही देते हैं। 9 10 11 12। अब गजब की बात है, देख लो तुम, कहानी, जज्बात, हालात बदल गए। अगर मैं इसको नीचे लिया था तो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन भरते हम, है ना। मगर ये ग्राफ है हमारे पास C2N2 के लिए, क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 14। क्या 14? 12। तो प्रोटॉन्स हमारे पास 12 हैं, तो हमारे पास नजरें हमको क्या करनी है? नजरें
नहीं मिलानी है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? दोनों नजरें नीचे रखेंगे, ये नजरें ही है हमारी, ये मुंह है, ये नजरें हैं और ये मुंह है, तो नीचे करके चलेंगे। तो बस यही तो चेंज आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ हमें देख लो, ये तो कट जाएगा, खत्म करो इसको। तो अब यहाँ देख लो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2, तो आंसर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, लेकिन जो हमारे पास दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो पाई है दोस्तों, सिग्मा ही नहीं बना है। लो, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एज पर एमओटी, वो क्या है हमारे पास? दोनों ही पाई है। क्या मेरी बात समझ में आई है? दोनों ही पाई है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई है? दोनों ही पाई है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बात समझ में आ गई? अब तुम भरते रहो इलेक्ट्रॉन, तुमको आंसर मिलते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। जरा देखो इधर, है ना, 1 मिनट को। हाँ, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करते रहो। जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिल करोगे, जैसे मान लो हमारे पास H2+ हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 3 4 5 6 7 8 10 पर हमारे पास कहानी बदलेगी। 10 पर हमारे पास कहानी क्यों बदलेगी? देख लो जरा, 1 2 3 4 नजरें नहीं मिलाने वाली कहानियां हैं और नजरें मिलाने वाली कहानियां हैं। तो हमारे पास ये लो, नजरें नहीं मिलाना है, नजरें नीचे रखना है। एक कहानी में तो नजरें नीचे रखनी है और दूसरे वाले में नजरें मिला देंगे हम। ये नजरें मिला दी हमने, ये नजरें मिला दी हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कहानी कब है? जब प्रोटॉन 16 से कम वाली कहानियां हो। 16 से कम हो तो हमारे पास, अब यहाँ देखो, जैसे हम बात करें 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अगर मान लो इसमें भरता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 और 10, तो दोनों में अलग अलग कहानियां हैं, देख लो तुम, है ना। तो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोटॉन वाली कहानियां हम सुनेंगे। बोलो, बात समझ में आ गया? है ना। तो डाया भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है, इस बात का तुम ध्यान देना 10 पे। अब 11 12 13 14 15 16 17 18 पैरा डाया सब फिल कर दो अब तुम, तुम्हारे हिसाब से समझ में आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो जान दो। बोलो, क्लियर है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर सकते हो। एटम्स में भी अब आ जाओ। H2 से लेके हमारे पास H2+, Li ये सारी कहानियां मैंने भर दी है। तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इलेक्ट्रॉन गिन के सारे मैंने भर दिए। अब 1.5 घंटे में हम यही कहानियां कर सकते हैं, सब कुछ दे दिया तुमको, वेरीफाई तुम कर लेना, ठीक है। बस ये याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनो, कौन सा नजरें मिलाने वाला है नहीं मिलाने वाला है, कौन से वाले में भरना है वो भरो। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर तुम निकाल लो, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिनो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 कर लो, तो हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई दोस्तों? बॉन्ड ऑर्डर पर सवाल पूछे जा सकते हैं ना। देखो कितना बढ़िया सवाल है, मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा, अच्छा, ओहो। देखो जरा, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ बात कर रहे हैं, देखो सुनो। जैसे अब अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, ये हमारे पास कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन के बारे में हमने बात कर ली थी, ये रही हमारी ऑक्सीजन, कहाँ गई ऊपर, ये रहा ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लियर है। जिसमें हमारे पास क्या है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिल गए हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? दो क्या मिल गए हमको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर है। हाँ, तो अब यहाँ पर हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमको ना। अब यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात सुनो, देखो जरा, इस बारे में बात करते हैं अपन इधर अगले पेज पर। कि ऑक्सीजन के बारे में हमने बात करी, तो ऑक्सीजन में हमने कहा कि भाई 16 है, तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लो लास्ट वाला हम देख लेते हैं, ये लो, ये लो 2p के वाले में, ये लो हमारे पास। और ये हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 1 2 3 4 5, ये वाला और ये यही तो था ना। 8 तो नीचे हो गए थे, 10 11 12 13 14 15 16, ये तो हमने ऑक्सीजन का फिल किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये क्या था? सिग्मा बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ये सॉरी सॉरी पाई बॉन्डिंग,
है ना, और ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये फिल किया हम। अब ये जो ऑक्सीजन का ग्राफ हमने बनाया था पिछले पेज पर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो तुम एक चीज पढ़ के आते हो जिसको बोलते हैं अपन कार्बीन। कार्बीन दो तरीके की हो सकती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये पढ़ के आते हो। तो अब यहाँ कार्बीन अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे मैंने H और H कर दिया, है ना, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल में हमारे पास, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमारे पास जो कार्बीन की कहानी थी वो ये थी कि एक वेकेंट हो और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में हो। अब ये ट्रिपलेट और सिंगलेट कहने का क्या मतलब है, स्पिन पे डिपेंड करता है। स्पिन की वैल्यू क्या है, 2s+1, है ना, स्पिन, है ना। तो अगर मैं देखूँ मल्टीप्लिसिटी हम जो निकालते हैं तो यहाँ एस जो है स्पिन है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास प्लस हाफ और माइनस हाफ तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और यहाँ अगर मैं देखूँ 2s+1 की वैल्यू अगर यहाँ निकालूँ तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे प्लस हाफ इसके लिए तो प्लस हाफ इसके लिए, तो प्लस हाफ तो कैसा हो गया 2। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जो आएगी 3। 3 आने की वजह से इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन, और एक आने की वजह से इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। ये हम कार्बीन में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ निकालूँ 2s+1 के लिए वैल्यू तो हमारे पास ये प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, प्लस हाफ मतलब 2 + 1 3। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तो कहते ही है, प्लस डाई ऑक्सीजन भी कहते ही है ऑक्सीजन गैस को, लेकिन इसके अलावा हम इसे ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास हमने 2s+1 की वैल्यू जो हमारी निकाली स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो कितनी आई हमारे पास, 3 आ गई है हमारे पास, आंसर क्लियर है। अब ट्रिपलेट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसकी एक फॉर्म और बन सकती है पर्टिकुलर एनर्जी पर, कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास एक फॉर्म और हो सकती है इसकी, और उसमें क्या हो सकता है कि दोनों पेयर्ड हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाए, क्लियर है। ये वाला जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है अभी, और ये लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये हमारे पास होमो कहलाएंगे और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ल्यूमो कहलाएगा। तो जब अगर किसी टेम्परेचर पर या किसी टेम्परेचर पर ये दोनों पेयर हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है क्या आएगी, 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सॉरी 2s+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगलेट ऑक्सीजन। अब गजब की बात देखो, अगर जहर ही सवाल बनाना है तो हम कितनी बढ़िया सवाल यहाँ पर बन सकता है, देखो जरा। और वो सवाल क्या हो सकता है कि सिंगलेट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, सिंगलेट ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि सिंगलेट का मतलब है दोनों एक ही ऑर्बिटल में आपने डाल दिए, तो इसका मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं दिया। अब तो सिंगलेट ऑक्सीजन नहीं, ट्रिपलेट ऑक्सीजन जो नेचुरल है वो हमारी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब होमो और लूमो क्या सेम एनर्जी के हो सकते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ से हमें इसका आंसर मिलता है, और वो है ये, कहाँ गया, कि अगर मैं सिंगलेट ऑक्सीजन में देखूँ तो ये हमारा होमो है और ये मेरा लूमो है, तो दोनों सेम एनर्जी के हो सकते हैं दोस्तों। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से पता लगती है कि ये भी हमारे पास ट्रू हो सकता है। और ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगलेट ऑक्सीजन अगर उसने लिख दिया तो तुम ऑक्सीजन पे मत जाना। सिंगलेट ऑक्सीजन एक डिफरेंट स्टेट है जहाँ पर हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं ऑक्सीजन में, जैसे कार्बीन में हम सिंगलेट और ट्रिपलेट बोलते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन हमारे पास ट्रिपलेट होती है। तो बहुत बढ़िया सवाल यहाँ से बन जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब आप जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कंपेयर बॉन्ड लेंथ का सवाल आ जाए। अब बॉन्ड लेंथ का सवाल आ जाता है, ये तो 2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से निकल रहे हैं, देख लो चाहे तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मैं प्लस कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से निकल रहे हैं, तो 2.5 हो जाएगा, ऑर्डर 1 बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूँ तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो 1.5 हो जाएगा। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूँ तो एक और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर और घट जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास, क्लियर है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, O2 माइनस की, फिर उसके बाद
O2 माइनस टू, फिर O2 माइनस की, फिर उसके बाद O2 की, और फिर उसके बाद O2 प्लस की। अब यहाँ ओजोन के बारे में बात की जा रही है। ओजोन जो है वो हम जानते हैं उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, और बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना आता है दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमको आता है दोस्तों। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस पाई कितना है 1 बाई सिग्मा कितना है 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, सॉरी सॉरी 1.5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 3/2 और 1.5। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 1.5 आ रहा है। 1.5 मतलब लगभग इसके आसपास। 1.5 मतलब इसकी और ओजोन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लगभग सेम आना चाहिए। और ये डेटा भी हमको सही बताता है। देखो जरा डेटा, डेटा क्या कह रहा है? डाईऑक्सीजनल डाईऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड O2 माइनस 2 इज पर ऑक्साइड, O3 इज ओजोन ओजोनाइड। यहाँ पर हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर दे रखा है पिकोमीटर में, तो यहाँ देखो जरा 127 ओजोन का है और O2 माइनस का 128 है, तो लगभग सेम डेटा हमको मिल रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो ये वाले डेटा से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लोगे तुम, ये मैंने कर ही दिया है। लास्ट हमारे पास एक बचा है बस, तो जिसपे हमें कहानी खत्म करनी है, और वो है कुल्सन मॉडल। सीओ के लिए बिल्कुल अलग कहानी है, क्योंकि सीओ के जनरल से आंसर करोगे तो फिर गलत आता है आंसर। तो हम लास्ट में देख लेना कुल्सन मॉडल ऑफ सीओ। सीओ के लिए जो है वो हमें कुल्सन मॉडल के बारे में बात करनी है। बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है, जरा देखना क्या है। अब जरा देखो, पहले इससे पहले कि मैं कुल्सन मॉडल तुमको पढ़ाऊं कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिल्कुल अलग चलता है, मैंने तुमको एक नॉन क्रॉसिंग रूल के बारे में बात की है। नॉन क्रॉसिंग रूल क्या कह रहा है कि कार्बन में हमारे पास, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्या इस बारे में बात कर ली अपन ने? है ना? तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 5.3 है, और अगर मैं आगे देख लूँ ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ ऑक्सीजन में हमारे पास जो है लगभग 15 आता है। तो यहाँ पर 2s और 2p के डिफरेंस की बड़ी कहानी है। देखो जरा, अब अपन आते हैं कुल्सन मॉडल पर। ये है हमारे पास कुल्सन मॉडल। कुल्सन मॉडल क्या कहता है जरा देखो, इस बात को समझना, तुम कोशिश करना कि तुम समझ पाओ कि अगर मैं सीओ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं सीधे 2s से बात कर रहा हूँ। 1s हमारे पास हो गई कहानी। 2s और 2p के बारे में बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 5.3 है, सुनना, है ना? और अगर मैं यहाँ बात करूँ कार्बन का, मैंने उधर ले लिया है, और ये ऑक्सीजन का लिया है मैंने, ये ऑक्सीजन का है और ये किसका है? कार्बन का। तो कार्बन में अगर मैं देखूँ तो 5.3 है, और ऑक्सीजन में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो डिफरेंस है 2s और 2p का वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हमारे पास। क्लियर है? तो 2s हमारे पास 2p के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ इसका 2s यहाँ होता है, इसका 2s लगभग यहाँ होता है। ये हमारे पास 2p है, ये हमारे पास 2p है। इनका डिफरेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसका डिफरेंस हमारे पास बहुत कम है। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर सबसे पहले प्री मिक्सिंग होती है, जो sp मिक्सिंग होती है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मान लो बॉन्ड जो बनेगा, तो सिग्मा तो एक ही बनेगा ना। सिग्मा तो क्या बनने वाला है? एक ही बनने वाला है। तो हमारे पास सिग्मा एक बनने वाला है, तो हमारे पास वो क्या क्या होगा, क्या जरा देखो, समझो इस बात को। ये 2s और 2p, ये दोनों 2s और 2p जो है वो आपस में मिल के प्री मिक्सिंग करते हैं। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? प्री मिक्सिंग होती है बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले। तो हमेशा जो है डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है ऑर्बिटल्स के बीच में। तो सिमिलरली जब प्री मिक्सिंग हो रही है sp की, तो हमारे पास सबसे पहले इन दोनों के ये जो ऑर्बिटल है 2s और 2p, x इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दो ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, है ना? पहला सिग्मा ही है। तो अब यहाँ देखो हमारे पास दो ऑर्बिटल हमारे पास बन रहे हैं, एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, इन दोनों से मिलके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ sp और sp1 sp डैश, ये दो ऑर्बिटल हमने बनाए। बाकी जो हमारे पास बनेंगे वो दोनों किसके जिम्मेदार होंगे? पाई बॉन्ड के। तो अब ये जो इन दोनों की sp मिक्सिंग से, मिक्सिंग क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसमें sp मिक्सिंग होती है, उसमें नहीं होती है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो कार्बन जो है वो 2s और 2p मिला के दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है sp मिक्सिंग करके, ये sp हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है? इनमें से एक सिग्मा तो एक ही बनेगा, तो हमारे पास एक बना रहा सिग्मा और एक बना रहा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बोलो बात समझ में आ गया? एक तो यूज हो गया सिग्मा बनाने में, दूसरा ऑर्बिटल है हमारे पास वो किसी काम का आएगा नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। फिर हमारे पास दो सीओ में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड इन दोनों के थ्रू बन जाएंगे, नीले वाले ये दोनों और इसके दोनों
बोलो बात समझ में आ गया। तो पहला हमारे पास तो ये हुआ कि दोनों ने मिलके sp मिक्सिंग करी, ये बना क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। फिर इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल मिलके सिग्मा बनाए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाए, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो दो पाई बॉन्ड और कहानी है, तो ये टू पी वाई और पीजेड इसका और पी वाई पीजेड मिलके दो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो हमारे पास बने थे, या मैं यूं कहूँ कि मिक्सिंग से एसपी मिक्सिंग से जो हमारे पास दो ऑर्बिटल बने थे, उसने एक ने तो सिग्मा बना दिया, दूसरे का क्या करें। जो दूसरा है दोस्तों वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके सामने कोई सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल है ही नहीं, उसके सामने कोई सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये किसी काम का नहीं है, ये बनता है हमारे पास NBMO, और इसमें थोड़े से कौन से कैरेक्टर आते हैं, एंटी बॉन्डिंग के कैरेक्टर आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। और इसका जो 2s है वो इतना दूर रह जाता है एनर्जी गैप, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो तो हमने कहा था NBMO बनता है। तो यहाँ बनता है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर 2s, बोलो बात समझ में आ गया। ये बनता है हमारे पास पूरा कुलसन मॉडल। फिर से सुनो क्या हुआ कि हमारे पास जो CO है उसमें कार्बन के 2s और 2p में डिफरेंस जो है वो कम है 5.3, वेरेज यहाँ पर जो है हमारे पास 15 है। तो प्री मिक्सिंग होती है कार्बन में, एक ही सिग्मा हमको बनाना है, ठीक है। तो इसका एक S और इसका एक P मिलके SP मिक्सिंग करके दोनों एनर्जी डिफरेंस कम होते हैं, क्योंकि जब प्री मिक्सिंग होती है तो ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो दो ऑर्बिटल हमारे पास बन गए। इसमें से इसका एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज मतलब SP, और इसका ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इसका जो दूसरा है हमारे पास ऑर्बिटल, उसके सामने कोई ऑर्बिटल नहीं मिलता सिमिलर वाला, तो ये नॉन बॉन्डिंग होता है मगर थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रखते हुए होता है, ठीक है। और इसका 2s के सामने कोई ऑर्बिटल नहीं है सिमिलर एनर्जी का, तो ये नॉन बॉन्डिंग बन जाता है, बोलो बात समझ में आ गया। तो हमारे पास दो नॉन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग और कार्बन का नॉन बॉन्डिंग जो कि ऊपर है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमको CO में, CO में इलेक्ट्रॉन फिल करो तो 8 इसमें और 6 इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन भरो। तो अब यहाँ हमारे पास ये देखो, ये 1s में 2, 2s में 2, है ना, 1s भर दिया, 2s भर दिया। अब आ जाए, सॉरी 1s एंटी बॉन्डिंग 1s बॉन्डिंग, फिर 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11 12 और 13 14, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने, है ना। 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग NBMO ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्डिंग और 2 पाई, और फिर लास्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में गया है, NBMO में गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं यहाँ निकालूँ तो बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही है हमारे पास, क्लियर है। नॉन बॉन्डिंग तो कोई पार्टिसिपेट करता नहीं बॉन्ड ऑर्डर में, तो हमारे पास यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया 3। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है 3, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी नॉन बॉन्डिंग कार्बन का ये रहा, और ये ऑक्सीजन का ये रहा। ये हमारे पास बहुत ही शानदार बात आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो किसके होंगे जरा सोचो, अगर ऑक्सीजन का NBMO डोनेट होगा या कार्बन का, तो ऑब्वियसली कार्बन का जो है हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्बिटल है तो यही डोनेट होता है, समझ में आ गया। तो ये हमारा डोनेट होगा, क्लियर है। लेकिन अब सवाल उठता है, CO का बॉन्ड ऑर्डर तो आपको मिल गया 3, लेकिन CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियसली यही निकलेगा, और यही निकलेगा, तो NBMO के निकलने से बॉन्ड ऑर्डर में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन गजब की कहानी ये है कि इसमें थोड़े से कौन से कैरेक्टर होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा सा क्या मिलता है हमको, ज्यादा मिलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि CO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस NBMO से निकल रहे हैं उसमें थोड़े से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हैं, थोड़े से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी हमको समझाने को मिलती है, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो हमारे पास 3 आ गया, है ना, 3 बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ऑलमोस्ट 3 आ गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा 3 से कम होता है। 3 से कम क्यों होगा, क्योंकि आपका जो नॉन बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रख रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है तो थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटा देगा, घटा देने की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम आता है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही काफी है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती पूछे तो हम कह देना भाई जो हमारा तुम्हारा NBMO है उसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 3 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम, उसका प्रकोप भी नजर आएगा।
अब अगर मान लो तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, CO प्लस बना रहे हो, तो उस NBMO में से निकाल रहे हो तो एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 3 से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या होगा, CO प्लस का ऑर्डर 3 से थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन NBMO से निकल रहे हैं, जिसमें क्या कौन से कैरेक्टर है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाला, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले NBMO से निकल रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? अब अब देखो जरा, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे देखो। एक कहानी होती है जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाया जाए, जब मेटल के साथ CO जो है वो बॉन्ड बनाता है, जब मेटल के साथ CO बॉन्ड बनाएगा तो दो बातें करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। अब जरा देखो, अगर CO बॉन्ड देगा तो कहाँ से देगा, ये कहाँ है हमारे पास, NBMO। अब NBMO से हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं मतलब शेयर कर रहे हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NBMO में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और NBMO जो कि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रख रहा है थोड़ा सा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो जब ये डोनेशन करता है तो थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर या बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास NBMO से शेयर होता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है बैक बॉन्डिंग से, तो का CO जो है बैक बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ लेगा, वो लेगा हमारे पास ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कौन सा है, पाई एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब तुम इस बात को समझो कि अगर CO इलेक्ट्रॉन वापस लेता है तो वो लेगा प्योर एंटी बॉन्डिंग में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस लेता है तो ये लेगा प्योर एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले में नहीं, प्योर एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग प्योर में ले रहा है तो इसका मतलब जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन जब इसने दिए NBMO कैरेक्टर वाले, सॉरी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले NBMO से, तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, 98 बढ़ेगा। लेकिन जब लेगा तो प्योर एंटी बॉन्डिंग में लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, और बहुत बढ़िया घटेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो घटना चाहिए जब हमारे पास मेटल के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग हो, इधर से दे रहा हो इधर से ले रहा हो, तो CO का जब बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, क्योंकि ये वाला NBMO तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना चाह रहा है लेकिन वो 98 बढ़ाएगा और ये 1 रुपया घटाएगा, क्योंकि ये प्योर एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है और ये इम्प्योर एंटी बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले NBMO से दे रहा है। तो इसकी वजह से जो घटाव होगा वो थोड़ा होगा, और इसकी वजह से, सॉरी, इसकी वजह से जो बढ़ाव होगा वो थोड़ा कम होगा, और इसकी वजह से जो घटाव होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल अगर मेटल के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है CO की, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO घट जाता है। क्या हमारी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास CO की कहानी, जिसमें हमने कुल्सन मॉडल तुमको समझाया। तो लास्टली हम बात करने वाले हैं अब, सिर्फ लास्ट पॉइंट हमारे पास बच गया। ठीक है, ये तो हम कर ही लेंगे कि अगर मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास हो तो फिर आप म्यू उस पर निकाल सकते हो, डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो और ये फॉर्म ये आप निकाल ही लोगे, n+2 और उसका रूट करके। लास्टली हमारे पास कलर की बात कर लेते हैं, जो जैसे F2 है वो पेल येलो कलर का होता है ना, और क्लोरीन जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, Br2 ब्राउन और I2 वॉयलेट होता है। अब यहाँ देखो F2 में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ये हमारे पास होमो है और ये हमारे पास लूमो है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है होमो से लूमो, तो हमारे पास E = Hc/λ या Hν। तो अब यहाँ देख लो, अगर मान लो जो एनर्जी है वो हमारे पास जो जो यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी जा रही है और फिर वापस आ रहा है, वो विजिबल रेंज में है। अगर वो विजिबल रेंज में आ गया हमारे पास तो हमें चीज़ें कैसी दिख रही है, कलर्ड देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास होमोलुमो का जो ट्रांजिशन है इसी से कलर मिलता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली हमें कलरलेस दिखे या हमें कलर नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें F2 का, तो वो एब्जॉर्ब क्या करता है, UV प्लस वॉयलेट। तो हमें जो है वो अपीयर कैसा होगा, उसके अपोजिट हमें अपीयर कैसी होती है, येलो, है ना। सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो हमारे पास Cl2 जो है वो होमोलुमो में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो किस रेंज में है, वॉयलेट और रेड वाला जो लेमडा है वो, तो वॉयलेट और रेड ये वाला काम, तो हमें ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें दिखेगा क्या, ये दिखेगा, यहाँ दिखेगा क्या, ग्रीनिश येलो देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ
Br2 की तो वो ग्रीन वाली लेमडा को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें वो रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं I2 को, तो वो इस रेंज को एब्जॉर्ब करता है, हमें कहीं ना कहीं वो वॉयलेट कलर का देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कलर्स भी डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारे पास पूरा एमओटी, जिसमें मैंने सब कुछ बता दिया तुमको, कुलसन मॉडल बता दिया, सीओ बता दिया, क्यों सीओ और सीओ प्लस के बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन्स सीओ में से जब तुम निकाल रहे हो तो एंटी बॉन्डिंग में से, सॉरी नॉन बॉन्डिंग में से निकल रहा है, जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रख रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर सीओ प्लस का थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर हमने सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में बात करी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एनबीएमओ से लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन लेगा तो प्योर एंटी बॉन्डिंग में लेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घट ही जाने वाला है। तो ये था हमारे पास कुलसन मॉडल और ये थी हमारे पास एमओटी। सारी बातें मैंने कम से कम समय में तुमको समझाने को मिला है। अब यहाँ से चाहो तो तुम ये सिग्मा एक एक्स्ट्रा पेज और है वो आप रीड कर लेना, कुछ और चीज़ें मैंने तुमको यहाँ दे रखी है वो कर लेना। दिस इज इट, एमओटी खत्म हुआ, मैक्सिमम चीज़ें कराने की कोशिश की है। दिस इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अगले सेशन में मिलते हैं।